नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे आरसीसी का। और आरसीसी में लास्ट वीडियो आपको बताया था कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, आपका लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड कब होता है, अंडर रेनफोर्स्ड कब होता है, या लिमिटिंग सेक्शन क्या होता है, इस बारे में बात किया था। और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग उसी को सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम आपको बताते हैं कि हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे डिजाइन, ठीक है ना, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। हम लोग आज देखने जा रहे हैं डिजाइन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का। जब भी आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करना है, हम लोग यहाँ कुछ बातें जो लास्ट वीडियो में देखे थे, हम लोग क्या देखे थे कि आपका सी जो था दैट इक्वल टू था 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, ठीक है। और आपका यहाँ जो टेंशन आपका ये था, टेंशन फोर्स था दैट वाज 0.87 एफ वाई ए एस टी, ठीक है। जब भी आपको डिजाइन करना हो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, तो आप क्या करते हैं कि एक्स यू को एक्स यू लिमिट के बराबर करते हैं, है ना। क्या करते हैं, टेक एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिट, ठीक है। एक्स यू को हमेशा एक्स यू लिमिट के बराबर लेंगे, उसके लिए डिजाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिजाइन करना होगा तब चेक करना होगा सेक्शन, तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, हम लोग देखे थे अभी। तब यहाँ पर आपका एम यू जो हो जाएगा, एम यू होता है, अगर हम लोग कंप्रेशन साइड से हम लोग देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग कंप्रेशन साइड से डिजाइन करें, है ना, क्योंकि कंप्रेशन साइड जो है वो ब्रिटल नेचर का है और वो आपको बताता नहीं कि हम फेल करने वाले। तो इसलिए एम यू बराबर हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। हमने आपको क्या बोला कि आपको जब डिजाइन करना है तो एक्स यू को एक्स यू लिमिट के बराबर करना है। तो ये जो आपका मोमेंट है ये लिमिटिंग मोमेंट हो जाएगा, एम यू लिमिटिंग, एंड दिस इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू लिमिट इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, ठीक है। अब आपका यहाँ से मिल जाएगा क्या, एम यू लिमिट बराबर क्या हो जाएगा आपको 0.36 एफ सी के। अब एक्स यू लिमिट के आप जगह क्या लिख सकते हैं, के इंटू डी, वेयर के इज 0.58 फॉर एफ ई 250, 0.48 0.53 फॉर एफ ई 250, 0.48 फॉर एफ ई 415 और 0.46 फॉर एफ ई 500। तो k का वैल्यू ये हो जाएगा। सो दिस इज d माइनस 0.42 के डी, ओके। तो अब यहाँ से आपका d हो जाएगा कॉमन। सो m बराबर एम यू लिमिट बराबर आपका क्या हो गया, एम यू लिमिट आपका यहाँ से हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर, डी कॉमन ले लिया हम लोग यहाँ से, है ना, इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 के, ठीक है। सो एम यू लिमिट इक्वल टू, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं हम लोग, 0.36 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर इंटू के, फिर वही लिखा गया ना 0.42 के। अब क्या करेंगे कि ये जो लिमिटिंग मोमेंट है आपका, दिस लिमिटिंग मोमेंट को आपको इक्वेट करना है जो आपका मोमेंट लग रहा है, ठीक है ना, जो बेंडिंग मोमेंट आप उसके ऊपर अप्लाइड कर रहे हैं। तो इक्वेट विथ अप्लाइड मोमेंट, अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट बी एम यू, ठीक है। अगर सिंपली सपोर्टेड होगा, मान लेते हैं यूडीएल के लिए, तो ये आपका डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, नहीं, तो इसके इक्वेट करेंगे आप। सो बी एम यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 के। अब बी एम यू बेंडिंग मोमेंट जो आप अप्लाइड कर रहे थे, दैट बेंडिंग मोमेंट यू बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू, या कहीं कहीं आर भी लिखा रहता है ना, क्यू इंटू बी डी स्क्वायर, वेयर क्यू इक्वल टू हमने क्या लिखा, क्यू इक्वल टू लिखा है 0.36 एफ सी के, ठीक है, इंटू के इंटू 1 माइनस 0.42 के, ठीक है। कोई दिक्कत,
है तो बोलिएगा, नहीं ना। सो दिस इज 0.36 एफ सी के इंटू के इंटू जे, ठीक है, वेयर जे इक्वल टू आपका हो गया 1 माइनस 0.42 के। दिस इज नॉन एज लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, ठीक है। अब के का वैल्यू क्या होता है, 0.58 होता है फॉर Fe 250, नहीं 0.53, तो 1 माइनस 0.42 इंटू 0.53, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 0.78, देखो तो फॉर Fe 250 है 1 माइनस 0.42 इंटू ज़्यादा होगा 0.48 फॉर Fe 415 और 1 माइनस 0.42 इंटू 0.46 बराबर, देखिए कितना आ रहा है, ये ऊपर वाला तो 78 ठीक ही लिखा था, नहीं सेकेंड वाला 79 फॉर Fe 500, ठीक है। इस प्रकार से लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर का वैल्यू अलग अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को आप जो है डिजाइन पर्पस के लिए 0.8 ले सकते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करिएगा बार बार, है ना। जे का वैल्यू जहां आएगा 0.8 रख दे, क्योंकि सब तो इक्वल है ना लगभग, तो यूज 0.8। ऐसा नहीं कि हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे तब देखना है, अगर आपको डिजाइन करना है तो बार बार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, या तो फिर इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप 0.8 लेके आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जे आ गया। सो देखिए क्या हो गया, बी एम यू बराबर क्यू इंटू बी डी स्क्वायर। सो डी इक्वल टू वट, डी इक्वल टू बी एम यू बाई क्यू बी अंडर रूट। सो दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ, effective depth, hence depth is calculated here। पहला काम क्या करना होता है, जब भी आपको डिजाइन करना होता है बीम का, तो आपको दो काम करना होता है, आप डायमेंशन फिक्स करते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं, यही मेजर दो काम है। उसके बाद आप देखते हैं शियर या टॉर्सन या फिर डेप्थ वेप्थ या फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब बात का बात है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील और कंक्रीट का तो आप पहले फिक्स कर सकते हैं, अपना एज्यूम कर सकते हैं इटसेल्फ कि हम कौन सा ग्रेड ले रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो आप अपने से चूज कर लीजिए कि ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं। आप IS 456 2000 LSM से बना रहे हैं, इसमें आप मिनिमम M20 से नीचे नहीं ले सकते हैं, तो M20 तक आप एज्यूम कर लीजिए या उससे ऊपर एज्यूम करिए। और आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, FE 250, FE 415 या FE 500, जो आपको यूज करना आप यूज कर लीजिए, और फिर आप अपना डिजाइन शुरू करिए। आपको मेन डिजाइन दो ही चीज़ का करना होता है, डायमेंशन का और एरिया ऑफ स्टील का, बाकी सेकेंडरी डिजाइन, ठीक है ना, चेक हम लोग जरूर करेंगे। तो ये आपको यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ मिल गया। अच्छा दूसरा एक देखिए, आपको एक और सुविधा हो जाएगा यहाँ से, एक चीज़ हम बताते हैं, BMU बाय BMU, यहाँ से देखिएगा BMU बाई BD स्क्वायर इंटू FCK, हम ऐसा लिख रहे हैं, BD स्क्वायर इंटू FCK। अब क्या बचेगा आपको 0.36 ना, 0.36 K इंटू 1 माइनस 0.42 K ना, ऐसा बच जाएगा। इसको हम लोग R बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर, ठीक है, दिस इज नॉन एज मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर। आप यहाँ से भी बना सकते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर, यहाँ से भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि आपका डायरेक्ट ये कैलकुलेट हो जाए, ये टर्म पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं तो ये टर्म कैलकुलेट होने का मतलब क्या है कि यही ना कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू आप जानते हैं 1 माइनस, मतलब ये लीवर आर्म फैक्टर है, ये वाला लीवर आर्म फैक्टर आपको पता है 0.78 या 0.8 आप ले सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो 1.48 फॉर FE 250, 1.38 फॉर FE 415 और 1.32 फॉर FE 500 आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ के का वैल्यू रखेंगे सबके लिए, FE 250 के लिए 0.53 आप वैल्यू रख के यहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर ये वैल्यू मिलेगा, है ना, आप चेक कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ से डायमेंशन निकल गया, डी निकल गया। जनरली क्या होता है कि विड्थ बाय डेप्थ रेशियो जो होता है हमारा,
विड्थ बाय डेप्थ रेशियो, ये 1.5 to 2 हम लोग लेते हैं, 1.5 to 2, मतलब 2 गुना अगर हम लोग कर सकते, बी हमारा अगर x है तो डी हमारा 2x या 1.5x, जनरली ये होता है। और जनरल डिजाइन हम लोग करते हैं 250, 300, 350, 400 ऐसा, या फिर एज कैलकुलेशन जो हमको मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे। विड्थ हम लोग लेते हैं जनरली 250, 300, 400 इस तरह से नहीं। तो ये होता है रेशियो आपका क्या होगा 1.5 to 2 हम लोग लेते हैं, आगे हम लिखा देंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ गड़बड़ आ रहा है कुछ, इंटू 0.78, अच्छा 0.1, हाँ ठीक 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 ठीक, हाँ थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ सब में पॉइंट होगा, ठीक है, ये गड़बड़ लिखा, ये अब सही होगा, अब देख लो, चेक कर लो। हो गया? एरिया पिस्टल तो निकालना है हमको, पता क्या, तब तो फिर ये डिजाइन करना थोड़ा बोलेगा, तब तो फिर बोलेगा चेक करिए या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, है ना। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वैसे, डायरेक्ट बी डी स्क्वायर एफ सी के कर दोगे तो हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। हो गया? स्टील का अभ्यास कर रहा है तुम लोग, कॉलम बेस्ड ये सबसे क्वेश्चन मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिला, एक दिन करेंगे क्लास, एक दिन अनसपोर्टेड बीम, अनरिस्टेंड बीम, आप कॉलम बेस भी बता देंगे, 3-4 घंटा। एक भी क्वेश्चन मिस होने का मतलब है कि 1 नंबर कम होना, क्यों मिस करें, ऑब्जेक्टिव तो एकदम आराम से बन रहा होगा जहाँ तक पढ़ाएं। हो गया? इरेज कर दें इधर। अब देखिए हम क्या बोले, डिजाइन में आपको 2 बात करना है, एक तो आपको डेप्थ निकालना है, अब ओवरऑल डेप्थ निकालना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना होगा, कवर को ऐड करना होगा, नहीं आप कवर ऐड कर दीजिए, आपको काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील। तो देखिए एमयू आप टेंशन साइड से आप कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन है, आप किधर से भी कैलकुलेट करेंगे आपको इक्वल मिलेगा दोनों तरफ से, है ना। एमयू आप यहाँ से कैलकुलेट करिए फ्रॉम टेंशन साइड, एमयू लिमिट ना। आप लिमिटिंग सेक्शन बना के इसको डिजाइन कर रहे थे, इसलिए आप यहाँ से कैलकुलेट करिए, आपको क्या मिल जाएगा 0.87 FY AST इंटू डी माइनस 0.42 एक्सियल लिमिट ना, है ना, मिल जाएगा। एमयू लिमिट को किसके बराबर करने बोले थे हम, बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है उसके इक्वल करना है, उसी को ना बैलेंस करना है हमको। तो इस बेंडिंग मोमेंट के लिए कितना एरिया चाहिए वो निकालना है हमको। तो यहाँ से AST बराबर आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा BMU बाय 0.87 FY तो डी माइनस 0.42 एक्सियल लिमिट। एक्सियल लिमिट को आप क्या लिख सकते हैं, एक्सियल लिमिट को आप लिख सकते हैं 0.42 K इंटू डी, राइट। So this become BMU by 0.87 FY into D into 1 minus 0.42 K, that is J, lever arm depth factor नहीं। So this is AST, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आपको कैलकुलेट हो जाएगा। एक ये मेथड हो गया। दूसरा एक और तरीका है, थोड़ा ड्राइवेशन लंबा है इसलिए हम ड्राइवेशन में नहीं जा रहे हैं, है ना। एरिया ऑफ स्टील इक्वल टू होता है, दूसरा मेथड दूसरा तरीका बता रहे 0.5 FCK बाई FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.46 BMU बाई FCK इंटू BD स्क्वायर इंटू B इंटू डी। किसी से भी आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे आपको सेम एरिया ऑफ स्टील मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको अलग एरिया ऑफ स्टील मिलेगा यहाँ से, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि ये फार्मूला अलग होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ व्यू के लिए आपको दोनों याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये आपको हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हम लोग एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, ये वाला पूछता है, ये वाला नहीं पूछेगा, ठीक है ना। फार्मूला दिया रहेगा तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग इसको चेंज करके पूरा निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उससे फार्मूला हम लोग को ड्राइव हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि हम लोग लिमिटिंग सेक्शन है हमारा पीटी लिमिट, या ये देखो परसेंट ऑफ स्टील हम लोग क्या होता है, दिस इज इक्वल टू AST बाई B इंटू डी इंटू 100। ये आप परसेंट ऑफ स्टील इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि AST आपको कितना निकला और टोटल एरिया आपका क्या है, इफेक्टिव एरिया क्या है, B इंटू डी इंटू 100%, है ना। आपको यहाँ से परसेंट ऑफ स्टील मिल जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज PT, ठीक है, इसको हम लोग PT से रिप्रेजेंट करेंगे। तो PT इक्वल टू हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए सिंस AST बराबर BMU बाई 0.87 FY इंटू डी इंटू J, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। इसको ऐसा लिख सकते हैं AST बाई B इंटू डी इक्वल टू BMU बाई 0.87 FY J इंटू B इंटू डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि BD इधर लिखे इसलिए BD इधर मल्टीप्लाई कर दिया, D पहले से था तो D स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको PT% दे देगा, नहीं, ठीक है ना। 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिया, PT% आपको मिल जाए। तो अभी हम क्या लिखे हैं, PT बाई 100 लिखा हुआ है, नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना परसेंट मिलेगा, 100 यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक है। एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, देखिए इससे अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा, AST बाई B इंटू डी, ये B इंटू डी को यहाँ ले आए, सिंपल है। तो ये सीधा आ गया PT बाई 100, नहीं, इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 0.5 FCK बाई FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 BMU बाई FCK इंटू B इंटू डी स्क्वायर ना। इसको आप R भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना, यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये आ गया, इससे आप परसेंट ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, यहाँ से भी आपका निकल सकता है, कोई दिक्कत है?
अब देखिए कि अगर हम लोग लिमिटिंग सेक्शन के लिए निकालते हैं, ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिटिंग के लिए ही निकाले हम लोग। तो अगर पीटी लिमिट जो है ना, इफ पीटी कैलकुलेटेड, मान लो हम लिमिटिंग सेक्शन नहीं लिए, अंडर एनफोर्स सेक्शन आ गया, तो लिमिटिंग सेक्शन तो नहीं हुआ हमारा, तो हम कोई एक सेक्शन ले लिए। अगर पीटी कैलकुलेटेड बराबर हो जाएगा पीटी लिमिट, है ना, तब समझेंगे सेक्शन क्या है, लिमिटिंग सेक्शन है, सेक्शन इज लिमिटिंग। नहीं, पीटी कैलकुलेटेड इज मोर देन पीटी लिमिट, तब समझेंगे सेक्शन इज ओवर एनफोर्स्ड। ज़्यादा ना डाल दिए, क्योंकि जितना लिमिटिंग के लिए एरिया चाहिए, स्टिल चाहिए, तो उससे ज़्यादा डाल दिए हम परसेंट। पीटी कैलकुलेटेड इज लेस देन पीटी लिमिट, तब हम लोग मानेंगे सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। फटाफट नोट कीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया? हो गया जी? हुआ कि नहीं? अब लिखो एक क्वेश्चन।
Determine the depth of neutral axis of a beam section. Determine the depth of neutral axis of a beam section of 250 mm into 400 mm, of 250 mm into 400 mm, size reinforced with 3-20 mm dia bar of 3- with reinforced with 3-20 mm dia bar of Fe 250 grade steel. Fe 250 grade steel. The beam is made up of M20 concrete and M20 concrete, and effective cover to reinforcement is 50 mm. 50 mm. Effective cover to reinforcement is 50 mm. ठीक है, तो देखिए हम बताएं, यहाँ देखिए एक आपको सेक्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, वी हैव ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, साइज गिवन है, नहीं क्या है 250 है और ओवरऑल डेप्थ 500 है, नहीं ये ना है, ठीक है। 3 रेनफोर्समेंट लगा हुआ है जिसका डाया जो है वो 20 mm 400 है, ठीक है, चलो श्योर ना। और इसका जो डेप्थ है इफेक्टिव सेंटर टू दिस इज effective cover equal to 50 mm. So effective depth becomes what? D equal to 350 mm. नहीं ये हो गया, कोई दिक्कत है क्या है? B is given 250 mm, effective depth is 350 mm, grade of concrete is M20, so FCK equal to 20 Newton per mm square, नहीं ग्रेड ऑफ स्टील Fe 250, सो Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हम लोग को बोल रहा है कि आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालिए, नहीं ये ना बोल रहा है, लिमिटिंग डेप्थ तो नहीं बोला है, सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस का बोला है। तो देखिए फॉर कैलकुलेटिंग द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वी इक्वेट कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। हम लोग लिखना है बार बार, ठीक है ना, आप जब बनाते हैं बार बार फॉर्मूला लिखिए, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको याद होगा। तो दिस इज 0.36 FCK B इंटू XU इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। सो एरिया ऑफ स्टील AST हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, AST इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बार से 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 1050 है 942 mm square. So this become what? Therefore XU equal to 0.87 Fy by AST by 0.36 FCK into B. So this is 0.87, this is 250 into 942 divided by 0.36, FCK is what? 20 into B is 250. So therefore this is equal to 113.88 mm। और तो कुछ कैलकुलेट करने नहीं बोला था, बोला है क्या? है सिर्फ यही ना, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ, आप लोग फटाफट इसको नोट करिए। ए सेक्शन इज गिवन लाइक दैट 4 bars of 16 mm dia, width is given here 275 mm and effective depth is given 425 mm, ठीक है। M20 concrete and Fe 250, M20 concrete and Fe 250 steel is used, ठीक है। फाइंड करना है लीवर आर्म
and moment of resistance of the beam section. Find lever arm and moment of resistance. ओके, तो फटाफट इसको नोट करिए और इसको बनाइए. हो गया? कैलकुलेट हुआ? देखो बहुत आसान है. आपको बताना है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस. नहीं, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको लीवर आर्म कैलकुलेट करना है बोला और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना हो. सबसे आपको पहले ये पता करना होगा ये सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड है या अंडर रेनफोर्स्ड है या लिमिटिंग सेक्शन है. आपको ये पता करना होगा. और ये आपका कब पता चलता है, जब हम एक्सयू और एक्सयू लिमिट पता कर लेते हैं. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एक्सयू लिमिट. एक्सयू लिमिट इक्वल टू के इंटू डी होता है और इफेक्टिव डेप्थ यहाँ गिवन है और ये 35 दिया हुआ. ठीक है, कवर 35 है. के आपका देखिए स्टील कौन सा यूज कर रहे हैं आप, Fe 250. के का वैल्यू हो जाएगा 0.53 इंटू 425. सो दिस इज इक्वल टू वट 225.225
25 mm। अब आप पता कीजिए एक्स यू इक्वल टू हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST इंटू डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू B इंटू कुछ नहीं, है ना। अब देखो FY पता है क्योंकि यहाँ पर ये आपका 250 है, दिस इज FY एंड दिस इज FCK, बट आपको AST नहीं पता है। सो AST कैलकुलेट करिए यहाँ से 4 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर। सो दिस इज 250 इंटू 6 808 804.2 mm स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से एक्स यू निकालिए 0.87 FY, सॉरी FY का वैल्यू रखते हैं हम लोग 250 इंटू 804.2 बाई 0.36 FCK हो गया 20 और B हो गया 275। सो दिस इज व्हाट 88.45 mm। Since XU is less than XU limit, so section is अंडर रेनफोर्स। तब किधर से भी निकाल सकते हैं ना, टेंशन से निकालिए या कंप्रेशन से निकालिए, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अब लीवर आर्म यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा D माइनस 0.42 XU, नहीं XU पता चल गया ना, तो D हो गया आपका 425 माइनस 0.42 इंटू XU आपके पास है 88.345, कितना आ गया 387.89 mm। सो लीवर आर्म इज दिस एंड मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हम टेंशन साइड से निकाल लेते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड है 0.87 FY इंटू AST आसानी से इंटू लीवर आर्म ना, इंटू लीवर आर्म, दिस इज द टेंशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, दिस इज 0.87 FY 250 इंटू 804.25 इंटू लीवर आर्म आपका 387.89। आपको ये न्यूटन में मिलेगा, 1000 से डिवाइड कीजिए किलो न्यूटन में बताइए 67.85 किलो न्यूटन। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर सेक्शन आपके पास है, we have a rectangular section like that whose width is given 350 mm and overall depth is given 500 mm. Overall depth is given 500 mm and a duct, rectangular duct, ठीक है, rectangular duct is provided here. We have a rectangular duct जो which width is 100 mm and depth is 200 mm. Its center from the top is given 175 mm and its top edge from the top of the beam is, अगर नहीं भी दिया रहता तो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा चलो ठीक है, 75 mm और सिमेट्रिकल है अबाउट द सेक्शन। ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर डक्ट है और रेक्टेंगुलर डक्ट प्रोवाइडेड इनसाइड a beam symmetrical to vertical axis, symmetrical to vertical axis। हमको यहाँ पर दिया हुआ है कवर इज गिवन, कवर 50 mm, ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज गिवन M20 and FE M20 grade of concrete and FE 415 grade of steel is given. We have to calculate the moment of resistance, है ना, calculate the moment of resistance of limiting section या balance section. Calculate MR for balanced section. Okay, we have this. Calculate MR for balanced section.
बनेगा। डक्ट है मतलब ये खाली है यहाँ पर, ओके, दिस पोर्शन इज एम्प्टी, और ये सेक्शन आपको दिया हुआ है, मतलब ऐसा कोई रेक्टेंगुलर बीम बना है जिसके बीच में हम लोग एक रेक्टेंगुलर डक्ट छोड़ दिए, खाली जगह छोड़ दी। तो आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा। चलो बताओ, बनाओ। And area of steel also. Calculate MR for balance section and area of steel required. Area of steel required. बनेगा, जल्दी बोलो। क्या बोलता है, आते क्या खंडाल है, बोले ले बनेगा, क्या बोलता है रे? ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारे पास जिसका विड्थ 350 है, ओवरऑल डेप्थ 500 है। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर डक्ट प्रोवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। डक्ट मतलब खाली होल है, खिड़की जैसा, मतलब पूरा ओवरऑल सेक्शन में है ना। तो आपको बोल रहा है कि इसका आप निकालिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, और साथ ही साथ कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए इस सेक्शन के लिए वो भी निकालिए। तो खैर मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको लिमिटिंग सेक्शन दिया हुआ है। अब बताइए क्या होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है शायद। क्या क्या करो एक्सिव निकालने की जरूरत क्या, लिमिटिंग सेक्शन के लिए बोला निकालना तो लिमिटिंग सेक्शन का निकालना है ना, तो एक्सिव लिमिट ही ना चाहिए। क्या हम बताते हैं। देखो, जब हम लोग कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं, देखो इधर, जब लोग कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं तो 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सयू करते हैं, ठीक है ना, या लिमिटिंग है तो एक्सयू लिमिट करते हैं हम लोग। तो ये एरिया लेते हैं ना, ये वाला
ठीक है ना, उसमें एरिया ऑफ कंक्रीट लिया हुआ है, लेकिन जब डक्ट प्रोवाइड कर दिए हैं तो यहाँ तो एरिया ऑफ कंक्रीट है ही नहीं, तब तो इस एरिया को हमको सोचना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि डक्ट न्यूट्रल एक्सिस से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, पहला काम ये कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अभी हमको पता नहीं कि कौन सा पोर्शन किधर आएगा, हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा आपका स्ट्रेस डायग्राम होता है नहीं। और एक पोर्शन जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और एक पोर्शन जो होता है वो पैराबोलिक होता है। तो आपको पैराबोला के लिए अलग आप कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं ना, और आप रेक्टेंगुलर के अलग कंप्रेशन फोर्स निकालते हैं, फिर ऐड करते हैं, तब ये वैल्यू आता है। इसमें ओवरऑल आपका पूरा एरिया ले लिए रहते हैं आप, नहीं तो यहाँ तो पता नहीं, इसलिए सबसे पहले आप एक्चुअल लिमिट निकाल लीजिए, क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन के लिए बोला है निकालना है। तो एक्चुअल लिमिट कैलकुलेट करिए, एक्चुअल लिमिट इक्वल टू K इंटू डी हो जाएगा, सिंपल है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 50 कवर दिया हुआ नहीं, और यहाँ पर मान लेते हैं स्टील लगा हुआ होगा, हमको नहीं पता है क्या लगा हुआ है, तो ये आपका 50 हो गया। तो इफेक्टिव डेप्थ आपका हो जाएगा 450 mm। सो दिस इज 0.48 इंटू 450, क्योंकि आपका ग्रेड ऑफ स्टील क्या है 415 है, तो उसके लिए 0.48 होगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 216 mm, 216 mm आपको मिल गया यहाँ से, नहीं। सो आपका ये जो है डेप्थ, ये देखिए आपका कितना है 175 है, और आपको मिल रहा है तो 175 है, तो ये ओवरऑल कितना है 200 का है, नहीं। तो इधर तो 100 बचा ना, ये 100 और इधर 100 बचा, तो ये आपका 200 का है ओवरऑल, और ये 75 बच रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ अगर देखेंगे तो 275 है, यहाँ से यहाँ तक का। और हमारा लिमिटिंग डेप्थ जो है इधर कहीं आ गया 215 पे, ये हमारा एक्चुअल लिमिट है, ये 215 है। मतलब इसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है डक्ट जो है उसका कुछ पार्ट जो नीचे चला गया, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे चला गया, तो ये हमारा पोर्शन हो गया। अब ये पता करना होगा कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, समझ रहा ना, उसके ऊपर जो कंक्रीट है वो इस एरिया में आ रहा है कि इस एरिया में आ रहा है, नहीं। ये जो पोर्शन है, ये वाला कंक्रीट जो यहाँ पर है, यहाँ तो कंक्रीट है, वो कंक्रीट इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में आ रहा है या फिर आपका पैराबोलिक पोर्शन में आ रहा है। ये तो हमको मिल गया कि ये एक्सयू है, ठीक है ना। तो हमको ये पता नहीं कि कहाँ पर ये रेक्टेंगुलर पोर्शन होगा हमारा, तो ये इसका डेप्थ आप कैसे निकालते हैं। डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन क्या होता है, डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन, रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज 3/7 इंटू एक्चुअल लिमिट हो जाएगा यहाँ, क्योंकि लिमिट यूज कर रहा है। तो दिस इज 3/7 इंटू 216, कितना आया 92.57 mm है ना, यानी कि ये 92.57 आया। मतलब ये रेक्टेंगुलर पोर्शन जो है इधर से है कहीं ना, ऐसा कर देते हैं, यही ना है कि ये जो आपका डेप्थ है ये 92.7 mm है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है कंक्रीट का, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन में है, यहाँ पर है। स्ट्रेस जो इस पे होगा वो इस वाला पोर्शन का स्ट्रेस होगा, नहीं। उसके नीचे तो हमारे पास यहाँ पर कंक्रीट है ही नहीं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस पूरा डक्ट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, खास करके इस रीजन को पूरा भूल जाते हैं, ठीक है। अब भूल जाइए, आपके पास ये बचा, आप इसको ऐसा सोचिए कि इधर कुछ है ही नहीं, सोचिए नहीं आप, इधर कुछ नहीं है। आप इधर वाला पोर्शन सोचिए, ये सिंपल बीम है जिसका विड्थ, ये तो चूंकि सिमेट्रिकल है तो ये 50 इधर होगा, तो ओवरऑल आपका कितना है 350 है। तो 350 में 100 गया 250, 250 का आधा बट गया तो 125 mm। आप ऐसा सोचिए, इधर भूल जाइए आप ऐसा सोचिए कि ये आपके पास बीम है जिसका विड्थ 125 mm है और डेप्थ 455 mm इफेक्टिव है ना। तब इसका तो हम सी निकाल सकते हैं ना। इसका नाम देते हैं हम पार्ट 1, इसका नाम देते हैं पार्ट 2 और इसका नाम देते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 1 का जो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स होगा वही पार्ट 2 का होगा, क्योंकि दोनों का सेम साइज है, बीम है एक। तो C1
हम निकालना चाहते हैं C1। अब समझ रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। अब C1 मतलब समझ रहे हैं ये वाला पोर्शन है ना, तो ये पोर्शन का आप जानते हैं 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्सियल लिमिट, क्योंकि लिमिट सेक्शन के लिए निकालना है ना, ठीक है। तो C1 बराबर आप कैलकुलेट कीजिए 0.36, FCK है आपके पास 20 और B आपके पास हो गया 125। नहीं, इस बीम के लिए सोचना है 125, तो 125 एक्चुअल लिमिट आपको मिल गया 216। सो दिस इज व्हाट फोर्स, कंप्रेशन फोर्स बताइए। 194 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन है 0.4 किलो न्यूटन। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, C2 बराबर भी 194.4 किलो न्यूटन हुआ, सिमिलरली है ना, सेम है। लेकिन C3 जो होगा, अब ये जो हम लोग ले रहे थे 0.36 FCK, तो ये पूरा का ले रहे थे ना, सिर्फ रेक्टेंगल का लेते थे तो याद है 0.19 BFCK XU आया था, और सिर्फ पाराबोला का ले रहे थे 0.17 BXU FCK आया था। तो ये तो पूरा ना तो रेक्टेंगल में है ये वाला पोर्शन, और ना ही पूरा पाराबोला में है, और इधर तो खैर यहाँ कॉन्क्रीट है ही नहीं, इधर है ना, सोचना नहीं, तो सिर्फ इसके लिए ना सोचना है। तो C3 इक्वल टू हो जाएगा, स्ट्रेस इज व्हाट 0.45 FCK, 0.45 FCK स्ट्रेस हो गया इनटू एरिया, एरिया क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 100 है ना इसका, 100 इंटू डेप्थ कितना हो गया 75। सो सॉल्व इट, FCK का वैल्यू रखते हैं हम लोग 5 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 75, 150 गुना 4 367.5 किलो न्यूटन। अब हमारे पास कंप्रेशन फोर्स पूरा आ गया। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्टील। तो आप जानते हैं कि कंप्रेशन फोर्स जितना होगा उतना ही टेंशन फोर्स होगा, जानते हैं, सिंस C इक्वल टू T, तो C आपके पास कितना है, C पहले निकाल लेते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू आपके पास C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस सबको करिए, जोड़ दीजिए फटाफट, कितना आ गया 456.3 किलो न्यूटन। एज वी नो व्हाट, एज वी नो C इक्वल टू T, तो C हो गया 456.3 किलो न्यूटन मतलब 10 पावर 3 न्यूटन। T इज 0.85 Fy into AST. So AST equal to what? 456.3 into 10 power 3 divided by 0.87 into 415. So equal to this. कितना? बोलो। कितना? 1263.81। आपको एरिया ऑफ स्टील सिर्फ निकालने बोला था, एरिया ऑफ स्टील निकल गया 1263, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, तो कंप्रेशन साइड से निकालते हैं, ठीक है ना। क्यों निकालेंगे कंप्रेशन साइड से, टेंशन साइड से क्यों नहीं निकाल सकते हैं? MR हम यहाँ निकालना चाहते हैं कंप्रेशन साइड से। क्या टेंशन साइड से MR निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, कैसे? लीवर आर्म तब आपको प्राप्त होता है जब ये पूरा एरिया कंक्रीट का होता है, ये एरिया में यहाँ कंक्रीट नहीं है, तो आपको लीवर आर्म निकालना पड़ेगा, पहले सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। इसका लीवर आर्म, इन दोनों का लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU है, और इसका लीवर आर्म क्या होगा, इसका सेंटर से डिस्टेंस और माइनस दैट, वो लीवर आर्म हो जाएगा इसका, नहीं वही ना होगा। तो इसका लीवर आर्म पता नहीं है, उन दोनों का फिर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इफेक्टिव लीवर आर्म निकलेगा। उस लीवर आर्म ओवरऑल के लिए होगा, तब टेंशन साइड से आप निकाल सकते हैं 0.87 Fy इंटू AST इंटू लीवर आर्म। लेकिन आपको पहले लीवर आर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इतना क्यों कैलकुलेट करें, हम कंप्रेशन साइड से अगर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि इन दोनों का लीवर आर्म तो पता है हमको, अब सिर्फ इसका ना लीवर आर्म चाहिए। और अगर टेंशन साइड से निकालेंगे तो दोनों का AST1 AST2 तो पता नहीं है ना, हमको पूरा एरिया ऑफ स्टील पता है। पूरा एरिया ऑफ स्टील पता है मतलब एक लीवर आर्म चाहिए, 2 लीवर आर्म से काम नहीं चलना, एक लीवर आर्म चाहिए। एक लीवर आर्म के लिए क्या होगा, इन दोनों का लीवर आर्म तो पता है हमको, ऊपर से 0.45 XU पे हमारा सेंटर है।
अब इसका सेंटर निकालेंगे, फिर वो y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, फिर हमको y बार निकालना पड़ेगा, y1 प्लस FC1 प्लस ये जो है, ठीक है ना। तो हम इसलिए टेंशन साइड से नहीं निकालेंगे, निकाल सकते हैं बट कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो हम कंप्रेशन साइड से करेंगे, MR फ्रॉम कंप्रेशन, MR फ्रॉम कंप्रेशन, समझ गया ना क्यों नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, बोलोगे तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। MR कंप्रेशन C1 इंटू लीवर आर्म 1, C2 इंटू लीवर आर्म 2, C3 इंटू लीवर आर्म 3, ठीक है। C1 194.4 इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 एक्सियल लिमिट, और ये इसका भी सेम होगा, सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है, प्लस C3 इज 456.3 किलो न्यूटन में सब ले रहे हैं इधर, और ये mm में है तुम्हारा, एक्सियल जो लोगे तुम mm में है ना, ठीक है, इंटू लीवर आर्म 3। अब इसका लीवर आर्म ढूंढना पड़ेगा, तो ये देखिए यहाँ पर है ना, तो इसका 75 तो यहाँ तक है, 75 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 है 32 37.5। अब ये लीवर आर्म यहाँ से पता चलेगा कितना हो जाएगा इसका, लीवर आर्म 3 हो जाएगा 450 माइनस 37.5, ठीक है ना, समझ है ना। तो 450 माइनस 37.5, तो ये हो गया 2 इंटू 194 इंटू 4 इंटू ओह टोटल फोर्स लिख दिए हैं, तो 67.5। सो डी हो गया 450 माइनस 0.42 इंटू एक्चुअल लिमिट निकाल के रखे थे आप, 216 प्लस 67.5 इंटू 450 माइनस 37.5, ये किलो न्यूटन mm में है, आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मीटर में मिल जाएगा, नहीं बताइए फटाफट। कितना आया, किलो न्यूटन mm में आएगा अभी, या फिर 167 किलो न्यूटन mm 1000 से भाग दे दिया है, डिवाइड करने के बाद 1 किलो न्यूटन मीटर हो गया, नहीं ये आ गया आंसर, समझ में आया। अब इस तरह का वो रेक्टेंगल डाल दे कि क्या डाल दे, आपको समझ जाना है क्या करना है, समझ गया ना, ये नहीं समझा, ठीक है। हाँ चलो जी क्लोज करो।